हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में कंफ्यूज रहते हैं, सर इंग्लिश में क्या आएगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आप ये मत देखिए कि पेपर कैसा आएगा, आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। आपको दिन रात अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप चाहें तो 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली टॉपिक पर आएंगे ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छे से हो जाए कि आप बोर्ड एग्जाम में अब की बार 95 प्लस पार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12th इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, टोटल मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। वो 5 टॉपिक आपको पता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स होंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि समय है नहीं और आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है। तो जो भी मैं आपको इंग्लिश या हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब खेलने कूदने और टहलने का टाइम नहीं रहा, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं और आज भी बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन है, गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, यानी कि गैलीलियो ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये तो सही बात है, ऐतिहासिक तथ्य है, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये पहचानिए ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, RS। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले पहचानना होता है कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ठीक, दूसरी कंडीशन, इसमें कौन सा टेंस है, देखिए मूव्स, यानी कि मूव में S या ES लगा है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पता है ना, बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। अब इसको कैसे बदलेंगे, सबसे पहले एक नियम याद रखिएगा, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि एक नियम है कि अगर सदा सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता है। देखिए ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक ऐसा वाक्य है जिसमें जो सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जो ऐतिहासिक तथ्य है, सदा सत्य रहने वाली बात है, उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए गैलीलियो ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको कैसे बदलेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे गैलीलियो, ठीक है, सैड, बीच में हम लगा देंगे डैट, क्योंकि देखिए असर्टिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के बीच कंजक्शन डैट का यूज करते हैं, सभी को पता है ना, सबको पता भी होना चाहिए, नहीं पता रहेगा अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, दैट लगा दिया हमने। अब देखिए बाकी आपको सेम ऐसे उतार देना है क्योंकि कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो यहां पर लिख देंगे द अर्थ, ठीक है, क्या लिखेंगे, द
अर्थ, ठीक है, मूव्स राउंड द सन, ठीक है, राउंड द, यहां पर मैं लिख देता हूं राउंड द सन, ठीक है, बस हो गया। बीच में मैंने केवल डैट लगा दिया है। अगर कोई दूसरा सेंटेंस यहां पर होता तो यहां पर हम उसमें टेंस में परिवर्तन करते, लेकिन ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक। तो द गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, बस हो गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें हमने सिर्फ दैट का यूज किया, लेकिन सिर्फ यही सेंटेंस नहीं आएगा, और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और भी रूल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है द बेगर सैड टू द लेडी प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, ठीक है। तो द बेगर सैड टू द लेडी, बेगर का मतलब होता है भिखारी, तो भिखारी ने महिला से कहा, क्या कहा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, कृपया मुझे बाहर मत निकालो, ठीक है। तो भिखारी ने महिला से कहा कृपया मुझे बाहर मत निकालो। अब यहां पर तो आप पहचान गए होंगे आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस सेंटेंस में है, बताइए आप लोग। इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए द बेगर सेड टू द लेडी प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, तो देखिए जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका है रिपोर्टेड स्पीच प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव में हम क्या करते हैं, देखिए सैड टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे, आपको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार यूज करना। जैसे यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड का यूज करते, एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइस्ड का यूज करते, ठीक है। मतलब कैसा सेंटेंस कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है उसमें, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर यूज करना है। तो लिखेंगे द बेगर, ठीक है। अब देखिए यहां पर सैड टू के स्थान पर यूज करेंगे हम रिक्वेस्टेड, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा है तो समझ लीजिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि प्लीज शब्द जो होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए ही होता है, प्लीज, ठीक है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट। तो देखिए हम इंपरेटिव सेंटेंस में टू का यूज करते हैं, जैसे हम असर्टिव में दैट का यूज करते हैं, ऐसे इसमें हम टू का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर निगेटिव है, प्लीज डू नॉट, तो डू नॉट है तो पहले नॉट लिख देंगे फिर टू लिखेंगे, ठीक है, पहले नॉट लिख देंगे फिर टू लिखेंगे, नॉट टू टर्न। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है बेगर के लिए हम यूज करेंगे हिम, ठीक है, क्योंकि बेगर के लिए हम सब्जेक्ट यूज करेंगे हिम, तो इसके लिए ही यूज करेंगे, तो इसके लिए हम हिम का यूज करेंगे, ठीक है। तो टर्न हिम आउट, ठीक है, बस ये हो गया आपका। द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट, बस आपका इनडायरेक्ट में ये कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। अब इतना भी नहीं समझेंगे तो छोटे बच्चे नहीं है आप, ठीक है, अब आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम भी आ चुका है। अब तक जो एंजॉय किया बहुत था, ठीक है, बहुत मजे लिए, लेकिन अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 7 से 8-10 दिन में पढ़ लेंगे ना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे टॉपर बनना है, ठीक है, ये आपके अंदर आग होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। एक टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे 90% लेकर आना है, ले आओगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे यार किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। देखिए किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो, और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। आप जाएं बोर्ड में कुछ भी ना लिखें और कहें अरे किस्मत में होगा पास हो जाएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तो किस्मत तुम्हारा साथ देगी? नहीं देगी। तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, तभी तुम्हारा किस्मत भी साथ देगी, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। अब इसमें देखिए हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, यानी कि यात्री ने कहा, ठीक है, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, क्या तुम मुझे किसी निकटतम मंदिर का रास्ता बता सकते हो? यानी कि वो पूछ रहा है कि किसी निकटतम मंदिर का रास्ता बता सकते हो, यहाँ कोई पास में कोई मंदिर है, ठीक है, मतलब वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, बताइए। कैन आगे लगा है तो हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, तो ये इंट्रोगेटिव होगा, सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द ट्रेवलर
द ट्रेवलर। ट्रेवलर इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इंट्रोगेटिव में किसका यूज करते हैं, आप लोग बताइए। सैड या सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं, ASKED, पता है ना, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे, आस्क्ड। अब आप लोग कहेंगे सर मैंने देखा इंक्वायर्ड ऑफ का यूज किया जाता है, तो देखिए आप आस्क्ड लिखिए या फिर इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए। देखिए इंक्वायर्ड ऑफ इस प्रकार से लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप आस्क्ड का यूज कीजिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ये, ठीक। तो द ट्रेवलर आस्क्ड। अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, चाहे आप इफ का कीजिए चाहे वेदर का कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया जैसे हाउ, व्हाई, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, इफ या वेदर का यूज नहीं करना। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो हम इफ का यूज कर देते हैं, इफ कीजिए या फिर वेदर का कीजिए। वेदर भी मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। इसका भी आप कर सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया, आस्क्ड इफ। अब देखिए आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ये किससे बदलेगा, देखिए ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर बताइए हम किसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। देखिए किसको मान सकते हैं, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट टेंपल। यात्री ने कहा क्या तुम मुझे किसी निकटतम मंदिर का रास्ता बता सकते हो। तो किससे कहा, यात्री ने मुझसे कहा, ठीक है। किससे कहा, मुझसे। तो यहां पर हम मी मान सकते हैं, द ट्रेवलर सेड टू मी। तो देखिए यहां पर यू बदलेगा मी से, मी छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आई। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा नहीं तो गलती हो जाएगी। देखिए यात्री किससे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम मी मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा इस मी से, जो यहां पर मी मानेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहां पर हो जाएगा आई। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, कैन यू टेल मी द, कैन लगा है आगे, तो कैन लगा है तो इसको हम कुड में बदल देंगे, तो आई कुड, ठीक है। आई कुड, कैन हमेशा कुड में बदल जाता है। अब टेल लिखेंगे, टेल। अब देखिए यहां पर मी है, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ट्रेवलर से। ट्रेवलर क्या, ट्रेवलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए ट्रेवलर जो है वो ही इसके लिए यूज करेंगे, तो ही के लिए हम हिम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये यू, मी बदलेगा ट्रेवलर से, तो ये हो जाएगा हिम, ठीक है, हिम। ये हो जाएगा टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल, ठीक है, सॉरी टेम्पल, नियरेस्ट टेम्पल, ठीक है। इतना बड़ा है, डरिएगा मत, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए द ट्रेवलर आस्क्ड इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द ट्रेवलर आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आई मी छिपा हुआ है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट टेम्पल, ठीक है। बस हो गया, समझ में आ गया। देखिए समझना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए इसको, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। अब आते हैं भैया सिंटैक्स पर। सिंटैक्स क्या होता है, देखिए इसमें मैंने सिंथेसिस को नहीं लिया है, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन को लिया है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्टली सिंटैक्स को ले लिया। सिंटैक्स क्या होता है बताइए। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कुछ गलतियां होती है, कुछ एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स, उसको सही करना होता है, यही होता है सिंटैक्स, ठीक है। देखिए जैसे सिंटैक्स, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में वाक्य संशोधन, ठीक है, वही इसमें सिंटैक्स होता है। देखिए सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, देखिए सूर्य हमें जीवन और प्रकाश प्रदान करता है, ठीक है, या देता है। तो इसमें गलती क्या है, कहां पर इसमें गलती है बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट समझ चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा ये सही है लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। देखिए सन के आगे हमेशा हम दा का यूज करते हैं, दा, यही गलती थी, दा लगा देंगे, बाकी हम ऐसे लिख देंगे द सन gives us life and light, ठीक है।
तो द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, यानी कि सूर्य हमें प्रकाश और जीवन देता है। सूर्य के बिना हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, ना ही जीवन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी गलती थी, सिर्फ आपको सन के आगे द का यूज कर देना है, बस हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल से हैं, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दूसरा हमारा ही वाज एंग्री अपॉन मी, वह मुझसे नाराज है। अब इसमें गलती क्या है? ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन अभी आप नहीं पढ़ेंगे, बाद में एग्जाम में आ गया तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी वीडियो देखें बहुत ध्यान से देखिए, और आप लोग बताइएगा कि कितने स्टूडेंट ने यहां तक वीडियो देख लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद चलो यार छोड़ो, टहलने चलते हैं। ठीक है, तो इससे काम नहीं चलेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने देखा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ही वाज एंग्री अपॉन मी, वह मुझसे नाराज है, ये गलत है। ठीक है, देखिए यहां पर रहेगा ही वाज एंग्री। देखिए एंग्री के साथ हम अपान का यूज नहीं करते, एंग्री के साथ हमेशा विथ का यूज करते हैं, विथ मी। ठीक है, तो ही वाज एंग्री विथ मी, वो मुझसे नाराज है। तो देखिए एंग्री के साथ अगर कहीं भी आपको दिखे अपान या कुछ भी तो गलत है, एंग्री विथ रहेगा। ठीक है, ऐसे जैसे लॉफ के साथ हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, वह मुझ पर हंसा, ही लॉफ्ड एट मी। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए ही गेव आल्म टू द बेगर। ठीक है, उसने भिखारी को भिक्षा दी। ठीक है, इसमें गलती कहां है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए ही गेव आल्म टू द बेगर। ठीक है, ही गेव आल्म टू द बेगर, इसमें गलती क्या है? देखिए लिखेंगे ही गेव। ठीक है, ही गेव। देखिए ही गेव आर्म टू द बेगर, तो इसमें लिखेंगे ही गेव एन आर्म। देखिए आर्म के आगे एन लिख देंगे, एन आर्म टू द बेगर, टू द बेगर। ठीक है, अब ये आपका सही होगा। देखिए ही गेव एन आर्म टू द बेगर, उसने भिखारी को भिक्षा दी। तो आम के आगे एन का यूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वोवेल है ए ई आई ओ यू के साथ हम एन का यूज करते हैं, नहीं तो हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही गेव आर्म टू द बेगर, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। आइडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? देखिए हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वही सेम प्रोसेस यहां पर भी है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें करना क्या होता है? देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग लिखना है और इसको सेंटेंस में यूज करना है। जैसे हम हिंदी व्याकरण में क्या करते थे, हमने मुहावरे हमें दिए गए हैं, उसका अर्थ लिखकर उसको वाक्य प्रयोग करते थे, वही सेम यहां पर इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो देखिए फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। अब इसको आपको सेंटेंस में यूज करना ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। ठीक है, तो लिखेंगे वन। ठीक है, वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, इन वंस बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। वंस का मतलब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? वो एन ई एस। ठीक है, इसका मतलब होगा अपना। वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी वंस लिखते हैं। ठीक है, तो वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, यानी कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होगा ईमानदार। तो इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वंस बिजनेस, यानी कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो देखिए ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए इसमें जो फेयर एंड स्क्वायर है ये इस वाक्य में आ चुका है, तो ये बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। यानी कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस में आ रहा है और सही आपने किया है तब तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर गलती कर दिया भैया तो जाओ नंबर कट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको करना होता है। दूसरा देखिए अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए हमारा क्या है, ये हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, ये हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है मुश्किल काम, मुश्किल काम। ठीक है, हार्ड वर्क है भैया,
मुश्किल काम, जैसे आप लोगों के लिए इस समय मुश्किल काम क्या है? बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। तैयारी तो सभी लोग करते हैं, बट आपकी तैयारी कुछ यूनिक होनी चाहिए, आपको कुछ अलग करना है। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है? आपको कुछ अलग करना है तो अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, अलग लेवल की तैयारी करनी होगी, तब भी ज्यादा नंबर ला पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी। तो ये हार्ड नट टू क्रैक यानी कि मुश्किल काम। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है? बस ये वाक्य प्रयोग हो चुका है। देखिए, पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ये हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, जो सिविल परीक्षा के एग्जाम होते हैं उसको पास करना मुश्किल काम है। जैसे हमारे आईएएस यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसको पास करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर जी जान से आप मेहनत करते हैं बन जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ही बनता है, ठीक है? चाहे वो लेडीज हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, ठीक है? वो ही बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बनता। हम ही लोगों के बीच में से वो निकलते हैं। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट एक सेंटेंस समझाने के लिए, पासिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम इज ए हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना मुश्किल काम है। थोड़ा मुश्किल, नहीं तो सभी लोग बन जाते हैं आज डीएम एसडीएम, ठीक है? थोड़ा मुश्किल तो है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा? ए मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब होता है विद्वान आदमी। क्या होता है? विद्वान आदमी, ठीक है? ए मैन ऑफ लेटर, विद्वान आदमी, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर, ठीक है? इज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि मेरे पिताजी विद्वान आदमी हैं। माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स। आप कुछ और भी यहां पर लिख सकते हैं, माई ग्रैंडपा इज द मैन ऑफ लेटर्स, इज ए मैन ऑफ लेटर। माई बिग ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है? ऐसे कई लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक सेंटेंस बताया, आपका सेंटेंस में यूज सही रहेगा, बाकी आप कुछ भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आ गया इसमें, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस में हमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया रहेगा, मीनिंग लिखिए और सेंटेंस में यूज कीजिए, ले जाइए नंबर, ठीक है? ठीक हो गया ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से होगा, वो है एंटोनिम्स। अब आते हैं हम एंटोनिम्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। मैं बोलते हुए चलूंगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा साथ में। देखिए रॉ का मतलब क्या होता है बताइए? रॉ का मतलब होता है कच्चा। क्या होता है? कच्चा, ठीक है? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा राइप लिख दीजिए और टेस्टफुल लिख दीजिए। क्या? टेस्टफुल। राइप और टेस्टफुल का मतलब होता है पका हुआ। क्या होता है इसका मतलब? मैं साइड में लिख देता हूं, इस साइड में पका हुआ, ठीक है? पका हुआ, ठीक है? तो ये होंगे एक दूसरे के एंटोनिम्स। क्यों? क्योंकि देखिए रॉ का मतलब कच्चा, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पका हुआ। तो राइप और टेस्टफुल का मतलब पका हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है? दूसरा देखिए रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, ठीक है? क्या होता है? सम्मान। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। इसका एंटोनिम क्या होगा? उसने मेरा इंसल्ट किया, इंसल्ट लिख दीजिए, इंसल्ट, ठीक है? या आप लिख सकते हैं ह्यूमिलिएशन। इसका मतलब, इन दोनों का मतलब होता है अपमान। क्या होता है? अपमान, ठीक है? साइड से मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, अपमान, ठीक है? ये हो गया। तो देखिए रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, कोई मुझे रेस्पेक्ट दे, मुझे सम्मान दे रहा है, ठीक है? और कोई मुझे इंसल्ट करे, मेरा वो अपमान है, ठीक है? तो इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ये इसका एंटोनिम्स होगा क्योंकि दोनों के अर्थ विपरीत हैं। तीसरा देखिए रिवार्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप ही लोग बताइए। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम।
क्या होता है, इनाम होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पनिशमेंट, पनिशमेंट। ठीक है, या एक और आप लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है क्या, सजा। क्या होता है इन दोनों का मतलब, सजा। तो देखिए ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। रिवार्ड का मतलब इनाम। ठीक है, कोई मुझे रिवार्ड दे, कितनी अच्छी बात है, कोई मुझे इनाम दे रहा है, आपको ही कोई रिवार्ड देगा, प्राइज देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई पनिशमेंट देगा या क्रिटिसिज्म करेगा तो सजा होगी इसका मतलब। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स ही होंगे क्योंकि दोनों के अर्थ विपरीत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। स्वीट का मतलब होता है मीठा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिटर। क्या हो जाएगा, दो, इसके दो होंगे, एक लिख सकते हैं आप सोर। श्योर का मतलब होता है कड़वा, या आप लिख सकते हैं बिटर। ठीक है, बिटर। इन दोनों का मतलब होता है खट्टा या कड़वा। ठीक है, स्वीट और बिटर। तो स्वीट का मतलब मीठा, सोर और बिटर का मतलब होता है खट्टा या कड़वा। खट्टा भी लिख सकते हैं या कड़वा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, रॉ का मतलब कच्चा, राइप और टेस्टफुल का मतलब पका हुआ, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान, इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन का मतलब अपमान। ठीक है, रिवार्ड का मतलब इनाम, पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म का मतलब सजा, स्वीट का मतलब मीठा, तो सौर और बिटर का मतलब खट्टा। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे और हिंदी में बोले तो विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। हो गया, समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग चाहे तो। नेक्स्ट देखिए, अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए अभी हमने पढ़ा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता था विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं, लेकिन यहां पर होगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होगा लेकिन उसके अर्थ सेम होंगे। जैसे देखिए डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह। ठीक है, डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह या शक, जिसको हम लोग बोलते हैं, संदेह लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा सस्पेंस, सस्पेंस। ठीक है, या आप लिख सकते हैं सस्पिशियन, सस्पिशियन। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोगों का डाउट का मतलब संदेह, सस्पेंस और सस्पिशियन का मतलब भी संदेह। तो देखिए वर्ड तो अलग अलग है लेकिन इनके अर्थ समान हैं, तो ये होंगे समानार्थी शब्द, इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स। ठीक है, जो मतलब इसका है वही मतलब इन दोनों का भी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रेशन। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है बताइए, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। देखिए मैंने बताया था आपको इफेक्ट का मतलब भी प्रभाव होता है, इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब भी प्रभाव होता है, या इन्फ्लुएंस लिख सकते हैं आप, इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है प्रभाव। तो देखिए इंप्रेशन का मतलब प्रभाव, कितना अच्छा इंप्रेशन आ रहा है उन पर। ठीक है, और इफेक्ट और इन्फ्लुएंस का मतलब भी होता है प्रभाव। तो देखिए मीनिंग सेम है, वर्ड अलग अलग है, दैट्स अ सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है जंक। जंक का मतलब होता है कूड़ा। ठीक है, कूड़ा भी आप लिख सकते हैं, जंक। जंक का मतलब होता है कूड़ा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रबिश। ठीक है, क्या हो जाएगा, रबिश, रबिश। या आप लिख सकते हैं वेस्ट। वेस्ट चीजें जो होती हैं, वेस्ट का मतलब जो बेकार हो। ठीक है, तो जंक का मतलब बेकार या कूड़ा, तो रबिश और वेस्ट का मतलब भी होता है कूड़ा या जो बेकार चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते रहिए आप लोग, नोट जरूर करना है। देखिए प्लेज का मतलब होता है वादा, वादा या प्रतिज्ञा, वादा कर दीजिए या प्रतिज्ञा कर दीजिए। तो बताइए प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस लिख सकते हैं, और एक और लिख सकते हैं, उसको भी लिख देंगे हम लोग, उसको लिखेंगे VOW। इन दोनों का मतलब भी होता है वादा या प्रतिज्ञा। तो देखिए प्लेज का मतलब वादा या प्रतिज्ञा, प्रॉमिस और वो का मतलब भी वादा या प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ये होंगे एक दूसरे के सिनोनिम्स। तो यहीं पर हमारा 5 टॉपिक फिनिश होता है। हमने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए। देखिए हमने पढ़ा, देखिए सिनोनिम्स पढ़ा सबसे पहले हमने। ठीक है, 5 नंबर पर सिनोनिम्स, 4 नंबर एंटोनिम्स, उसके बाद में 3 नंबर आइडियम्स एंड फ्रेजेस, 2 नंबर है आपका सिंटैक्स, और फर्स्ट
नंबर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा 12th इंग्लिश ग्रामर के 5 टॉपिक्स इन वन वीडियो। ठीक है, 5 टॉपिक हमने पढ़ा, क्वेश्चन काफी सारे पढ़े। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। देखिए, ग्रामर ऐसी चीज है जिसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ दो यही आएगा। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आप ग्रामर के फुल मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, और ग्रामर पोर्शन हमारा 25 नंबर का होता है, तो ऐसे हम मिस कर नहीं सकते, क्योंकि अब की बार हमारा टारगेट है 95 प्लस पार। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।